जी को गांधी जी ने कहाँ से, बेलगांव से बुलाया था। क्या करे, और नीचे ना, ऊपर कै पे इतने दूर होगा। हाँ, ये मठ उठ वाला बताए थे, इतना दूर तक पढ़ाए ले, बेतिया और मोतिहारी में रहते थे। देखो तो रिपीट कर लेते हैं। तो जब गांधी जी कहे थे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी जब पहली बार आए थे तो उनको कहाँ पर रखा गया था, तो महुआ के पेड़ के नीचे आश्रय दिया गया था, ठीक ना। फिर वो आश्रय में क्या किए, एक खटिया बिछा कर रहे और बाद में वहाँ पर झोपड़ी बनाए और डॉक्टर देव आकर आश्रम को चलाते थे। फिर वहाँ पर एगो बना लिए झोपड़ी, तो उस झोपड़ी को क्या किया, एमन साहब के कर्मचारी लोग आग लगा दिया था, ठीक ना। उसके बाद फिर वहाँ पर एक खपरैल बनाए, जो खपरैल के भवन अभी तक मौलिक अवस्था में है, लोग जाता है देखने। तो हाँ, तो जगदीश चंद्र माथुर भी गए हैं, तो वहीं पर ही देखे। अरे देखो, बार बार सुने, तो तोरा कि तू लगता है कि तू सुन लेगा, हम मुँह से ऐसी सुने सुने सूत रहते हैं। तो तू उठ कर देखो ना, वो दिखा के लगा, तो इतनी रहता था टीवी बंद करके ना बोलती है। देखो बोर्ड पर, ठीक ना, खराब हो गया, देखो तो किताब में देखो, तो ऐसी एन ने ताको, चलो अरे आराम से देखो। तो खपरैल बना कर रहे जो अभी वहाँ पर ही उस आश्रम में बैठना जाओ। कस्तूरबा गांधी आश्रम में आकर के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती थी। और गांधी जी प्राय कहाँ पर रहते थे, बेतिया या मोतिहारी वाला इलाका में रहते। आगे लाइन पढ़ती है, पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले। तो किन को 3-4 शिष्य मिले, हाँ पुंडलिक जी को नहीं मिले, पुंडलिक जी के शिष्य मिले। यानी जगदीश चंद्र माथुर जब घूमने गए तो पुंडलिक जी के शिष्य मिले, यानी कि पुंडलिक जी के द्वारा पढ़ाए हुए व्यक्ति मिले, ठीक ना। 3-4 शिष्य किसको मिले, तो जगदीश चंद्र माथुर को। और पुंडलिक जी ने देखो वो कहानी सुनाए हैं, तो ये कहानी तुझे सुन लो। उस समय के राज दरबार के बहुत भयंकर कहानी में से वो ये आता है कि पुंडलिक जी के जो शिष्य थे कहानी सुनाए कि पुंडलिक जी जब 1917 में अपने रोचक अनुभवों के कथा भी सुनाए कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन एमन साहब उनके आश्रम आए। इधर देखो, पुंडलिक जी के आश्रम में आए एक दिन एमन साहब। कायदा था उस समय का, नियम कानून यह था कि जब भी साहब आएगा ना, तो गृहपति यानी कि जो घर के मालिक है उसके घोड़े की लगाम पकड़ेगा। यानी कि जो साहब जो घोड़ा पर चढ़ के आता है तो वो उस घर के जो भी व्यक्ति रहेगा उस घोड़ा को लगाम को पकड़ करके या दरबार दे तक लेकर आएगा। लेकिन पुंडलिक जी क्या कहे, पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा, ठीक ना। और यहाँ से दिखाते हुए टीचर के रूप में सभी को निर्भीकता का पाठ पढ़ाए और सबको बताए मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी की सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गाँव वालों के दी। तब बार बार भी रहेगा, गांधी जी के शिक्षा आदर्श व्यवस्था में कितने 2 मौलिक थे, तो 2 को बहुत था, ठीक ना। एक में से वो निर्भीकता भी है। एगो क्वेश्चनों है पीछे कि 2 चीज़ का चर्चा करने के लिए रहता है। तो एक निर्भीकता का भी चर्चा में कहानी लिखना होता है कि किस तरह से हम लोग को देखो ओकरा तखनिए मार दे एक सरफराज के, लेकिन कहेगी ना तू चला रहा है ना, तब बगल वाला के दिमाग हटा रहा है रोहित, चल जाओ उन्हें, रोहित तोरा मोबाइल में देख रहा है ना, तो उधर जाओ अकेले वाला पर, ना तो बंद कर रखो। क्लास में तू दूसरा चीज़ कर सकता है, तो सब्जेक्ट न है तो मतलब थोड़ी ना कि तू वीडियो चलाएगा, तो ये लड़का तोरा जो वीडियो देखेगा, हाँ वही ना, लाओ बंद कर रखो। अरे वो तोरा वो अब कोई उपाय नहीं है, आप जाओ अगला बेंच पर चल जाओ, तो बंद कर, चलाना नहीं। हाँ तो मुड़े नीचे गोता तो थोड़ा समझना, खोपड़ी खोल देंगे अगली बार। ले आगे सुनो, यहाँ बग इसीलिए ना कहते हैं कि एगो ड्राइवर ही सूतेगा तो सब क्यों आने लगता है, कहता है कि सर हम सुतबे नहीं करते। चलो आगे देखो, ठीक। तो गांधी जी ने वहाँ पर सीखी निर्भीकता, वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता है। बार बार पूछा जाएगा कि चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था, तो आंसर में क्या टिक लगाना है, निर्भीकता। यानी कि वो डरों को दूर करने के लिए जो उनका सबसे बड़ा सफलतापूर्वक यही कार्य हुआ था। तो चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था, तो निर्भीकता। देखो आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी निर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जिसकी छाया में हमारे अनगिनत देशवासियों ने ग्रामीण अंचलों के कल्याण करते थे, ठीक ना। अब
पीछे वाला बता रहे हैं कि अभी भले हम आज़ाद है तो हम लोग हाथ तो तोरा अभी मोबाइल चला ले लेके कौन का भेज बंद कर रखो न रे कर तो बीच आगे देखो बंद कर दीजिए ओकरे मारेंगे चला देता है तुरंत अभी तू अभी मोबाइल अभी देखो कि माना करके आए कि नहीं चला तो बगल में वो ओकरे मोबाइल है ना अगला बार हम मुंह से नहीं बोलेंगे ठीक ना डंडा से डायरेक्ट पीटेंगे अपना समझना फिर कोई नहीं कहना। तो देखो तब चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था निर्भीकता और निर्भीकता से अभी बता रहे हैं कि उस समय में जितना लोग कष्ट सहा है गुलाम के समय लेकिन अभी हम लोग जो आज़ाद है तो हमारी अनगिनत देशवासियों ने जो ग्रामीण अंचलों का कल्यापन करते थे गांधी जी ने दुर्भोगध अंधकार को चीर दिया यानी कि उस समय आ करके सबको ठीक किए किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयभंग नहीं रह सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है उनका देखो गांधी जी का पत्र का नाम है क्या नाम बोली तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः ठीक ना पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्होंने पूरी जानकारी न हो ठीक। एक देखो पूछेगा गांधी जी के दो गो ठीक ना एगो तो हो गया निर्भीकता और एगो आगे पढ़ेंगे ईमानदारी और पूर्ण जांच कि कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलना है तो पहले अच्छा से जांच पड़ताल कर लेंगे ठीक ना तब उसके बारे में वही कि वो कोई भी वाक्य ऐसे ही नहीं लिखते थे जिसके तथ्य में उन्हें पूरी जानकारी न हो तब तक वो बोलते थे यानी कि अपने पत्र में लिखते नहीं थे। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे उनके पास तरह तरह के खबरें आती थी और तिरंगी पूर्ण आजकल का ज़माना होता तो उन लोगों का उन खबरों के समाचार पत्रों में छापते क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते किंतु गांधी जी ने हर बात को तोलते हुए स्वयं सत्यापन किए ठीक ना। तो दूसरा सीख इनका यहाँ वाली था कहेगा कि चंपारण आंदोलन के दो सीख बताए तो पहला तो निर्भीकता और एगो यहाँ पर सत्यापन की कोई भी स्वयं सत्यापन वाला कि कोई भी चीज़ को नाप तोल के पहले जानकारी पूरा करने के बाद बोलते थे। इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि दो गो उनके सीखों के बारे में वो पहले लिख देगा कि किस तरह से निर्भीकता और तो दोनों के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना आगे सुनो। किंतु गांधी जी हर बात को तोलते थे बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे यानी कि किसी को भी कोई झगड़ा करना है तो ही नहीं कि डायरेक्ट कोई कह दिया कि रे अभद्र गाड़ी दिल को बस झगड़ा कर लेना है तो ये वाला बात पे पहले जांच पड़ताल अच्छा से कर लेना है। आगे देखो समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाज बहुत कम देते थे ठीक ना इंक्वायरी लिखते किस इधर देखो किसी गांव में अत्याचार की खबर अगर आती थी अगर मान लो कोई कहता था कि गांधी जी वहाँ पर अंग्रेज अत्याचार कर रहा है तो इसने डायरेक्ट खबर साफ देते थे उसका पहले खुद जायजा लेते थे ठीक। तो वहाँ पर वो जाकर खुद पूछताछ करते थे कि कोई खबर अगर आया है तो पहले पूछताछ करते थे अगर वहाँ के जो मेन व्यक्ति है से सब कुछ बता रहा है तब उसको छापते थे। और राजेंद्र बाबू अनुराग बाबू अनुग्रह बाबू हाँ अनुग्रह बाबू अनुराग के नाम याद है आगे देखो रे धर्मवीर ना है धरणीधर है धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते थे ठीक ना। ये सब लोग जो उनके साथी थे तो सब एकाएक जा करके सब जगह पर ही पता करते थे। और अगला कहानी सुनो असल में जब सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण के तरस जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तब बोले यानी कि जब 1916 में सभी जनता को जो कष्ट सहा जा रहा था उसके बारे में जब भी पूछे सब तो उनके बारे में कहा कि अपनी आँखों से देखे बिना और इन बातों के जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। यानी कि कोई तो पहले कह रहा था कि कष्ट है कहे कि ठीक है कष्ट है लेकिन क्या हुआ है इसके जब तक हम जांच पड़ताल अपनी आँख से न करेंगे इसके बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा। नीले साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते थे और अंग्रेज लोग से भी उससे बात करते थे उनके बात को जानते थे कि वो क्या कह रहा है
यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। ठीक ना, तो एगो तो उनका सत्य आचरण था और एगो निर्भीकता संबल था। आज जो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है, क्योंकि आज के लोगों को बिना जांच पड़ताल के कोई पर दोष लगा देता है। ठीक, तो ये जो एगो अभी के समय है, आज जो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूली दूषित पड़ा हुआ है। तो अभी जो लिख रहा है कि आजकल लोग क्या कर रहा है, सबको ऐसी छाप देता है जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी, देखो यहाँ से फिर एगो क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तरी में, आई 4 से 5 वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले है व्याख्या करने के लिए। लाइन पढ़ते सेम इतने लाइन लिखल रहेगा। ठीक ना, उतना दूर चंपारण के बात होगी, मतलब कि गांधी जी के बात। अब यहाँ से ना कैसा चंपारण है उसके बारे में चर्चा होगा। एक कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करते हैं। एजेंट तक कैसी से लेकर के आप प्रस्तुत करती तक सेम लाइन लिख देगा, कहेगा व्याख्या करें 4 अंक वाला। और देखो इसका अर्थ समझो, इसी को व्याख्या कर देना है। तो लाइन लिखी देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति ओ सदा नीरा से लिया गया है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर निबंध है। उसके बाद इसका अर्थ जब पूरा लिख देना है, नहीं ये है कैसी है चंपारण की यह भूमि। इसका मतलब कि जगदीश चंद्र माथुर इस चंपारण के भूमि को कहते हैं कि आखिर देखो इस चंपारण की भूमि कैसी है कि एक समय में यहाँ पर बड़े से बड़े लोग आकर के रहे। जहाँ तक कि बुद्ध ने ही यहाँ पर रहे। गंडक नदी के किनारे बहुत सा तीर्थ स्थल था। ठीक ना, यहाँ हरा भरा जंगल था। ठीक, सब इसको यहाँ से खनन करके यहाँ से बहुत सारा सामान निकाला, लेकिन यहाँ पर ही अब याद के रूप में रह गया। इस सबको आपकी जो सुंदर प्रकृति था उसको क्या किया, खो दिया है। तो यही लिखा है कि कैसे मानव विस्मृतियों की हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंप रहा है कि उसके पास जो खनन कर करके जो निकाल रहा था वो सब क्या था, उसका स्मृति जो था निधियों को सौंप रहा है। तो अपना सब कुछ क्या कर रहा है, दूसरों को सौंप रहा है और प्रस्तुत करता है। यानी कि अपना पास जितना था सब वहाँ से लूटते लेकर चला गया। जहाँ तक कि पेड़ काटा, नदियों को सुखा दिया, मतलब कि अगल बगल में ध्वस्त कर दिया, मंदिरों को। वहाँ संतों की भूमि थी बहुत लोग, लेकिन अब सब क्या होगा, सब खत्म हो गया। बस वो याद बनकर रह गया है। इधर है ना विस्मृति के हाथों रह गया, यानी कि बस अब याद बन के रह गया। इसके अलावा वहाँ पर अब कुछ ना है। अभी के समय के बता रहे हैं कि इस समय में चंपारण के भूमि, ये गंडक नदी, एक अगल बगल की भूमि बहुत भयंकर था। ठीक ना, लेकिन अब कुछ नहीं है। वो पेड़ खत्म हो गया, वो बड़ा घना बना जंगल खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब भयंकर से भयंकर बाढ़ आ रहा है। तो ये सब खत्म हो गया है। तो वही लिख रहे हैं आगे, फिर लाइन हम जो पढ़ेंगे कि निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी कोई भी शिकायत न करती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है कि जहाँ जहाँ रहे लोग स्मारक अभी बना रहा है, लेकिन यहाँ कोई तीर्थ टिकट पाएंगे। ऐसे देख लो यार, वाल्मीकि अभी भी सब जगह है। वाल्मीकि अभयारण्य वहाँ पर ही है, एकदम नेपाल से नदी उदी है और जगह वाला के। भितिहरवा के पास ही रामपुरवा में ध्वस्त पड़े 2 अशोक स्तंभ है। यही बोला है कि एक समय था कि यहाँ पर ही अशोक स्तंभ था। अभी भारत की सिक्का जो खेलता है, भारत के जो चिन्ह बना हुआ है वही अशोक स्तंभ के चर्चा रहा है कि वहाँ पर ही पहले जो 2 अशोक स्तंभ था उसको क्या किया गया है, अभी ध्वस्त हुआ है। यानी कि उसको लोग क्या किया, तोड़ ताड़ दिया है। तो एक समय था वहाँ पर ही अशोक का बनाया हुआ स्तंभ था, अशोक स्तंभ, लेकिन सब क्या कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया। उस स्तंभ पर क्या अभियो कोई सिक्का किसी के पास होगा, निकालेगा ना, तो नीचे जो चक्र बनल रहता है ऊपर 3-4 गो जानवर के चित्र होगा। ठीक ना, हाथी के, घोड़ा के, शेर के। तो एक पर सिंह था तो दूसरे पर बैल था। भले तो वहाँ बैठल था, हल्ला करे ले जा गया। आगे देखो, तो कह रहे हैं कि यही स्मृति कि एक समय था कि वहाँ पर अशोक स्तंभ था, लेकिन अब कुछ न है। पुष्प मौर्य काल के नमूने है कि अभी भी उस समय था जो मौर्य काल, जब वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का वंश था, तो पूरा जो बनाया हुआ जगह था उस था, लेकिन अब बस यादें बस करके वहाँ रह गई है। अब देखो, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा कि जो रामपुरवा है वहाँ पर ही बौद्ध भगवान आकर के रहते थे, तो बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल रहा होगा। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। जैसे देखो पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव वाला में कि गंडक नदी के किनारे बौद्ध स्थलों का कुछ का नाम बताइए, तो कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली। जिसमें में से एगो वैशाली अपना सबके जब घूमे यहाँ से जाता है तो वो देख ही लेता है वैशाली जिला से। बाकी बात कुशीनगर वहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला इलाका में पड़ता है, तो वहाँ भी है।
जानकीगढ़, चाणकीगढ़ है जो बोला था, चाणकीगढ़, ठीक ना। आगे देखो कुशीनगर गोरखपुर जिले में है, ठीक ना, जो गोरखपुर जिले जैसे गोरखपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। और अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला बन चुका है। यहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। ये इशू पूछेगा, नेपाल में गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है, ठीक ना। आज पूरा अथी नौमा के ज्योग्राफी में अच्छा से नेपाल के पूरा दे लिया है तो हमें मिल जाता है। तो गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध के निर्वाण सैया का वह मूर्ति निसंदेह विराट है। देखो निर्वाण सैया, देखो बौद्ध काल वाला में अगर पढ़ा होगा ना तो एगो परिनिर्वाण होता है, महानिर्वाण वाला इस टाइप के। तो जब अंतिम समय वाला था ना उस समय को तो कह रहा है कि जो गंडक नदी है उसके तट पर देखो क्या है, भगवान बुद्ध का एक निर्वाण सैया है। सैया मतलब जो लेटा हुआ हाथ ऐसे करके फोटो और देखा होगा, वो वाला बहुत बड़ा मूर्ति है और विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में ही लोग ने करवाया होगा। क्या है कि बहुत पहले का इसका निर्माण कराया गया है और कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया होगा वही, जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म, तथागत कहने का यहाँ पर यह बहुत भिक्षुक लोग, ठीक ना, यानी कि गौतम बुद्ध को कहा जा रहा है, ठीक, शरीर को भस्म किया था। वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है और वहाँ पर इधर एक स्तूप बनाया गया है और तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बनाए गए हैं। और वैसे भी अगर राजगीर घूमे गया तो वहाँ पर जो शांति स्तूप देखता है सो, या वैशाली वाला कई जगह वाला सभी बौद्ध जहाँ जहाँ उनका तीर्थ स्थल था ना वहाँ पर उनके अवशेष के रूप में वहाँ पर ही बनाया गया है। उनको कहा जा रहा है कि जौहर देकर के मार दिया गया था जब अंतिम समय था, तो उसके बाद उनको इस तरह के जब किया गया तो बाद में जहाँ जहाँ उनका इस तरह के जगह था, उनका संबंध था, उस सभी जगह पर ही एक गुम्बद बनाया गया जो गोल टाइप के दिखता है, जिसको स्तूप कहा गया। तो इसको शांति स्तूप नाम दे करके सब यार, और सबतर अधिकतर जापान वाला सा बनवाया, अपना भारत के नहीं, जब कुछ नहीं रहता है। हाँ बाहर से खाली, अंदर में कहा जाता है कि उनका अवशेष है। कहा जाता है ना कि मतलब कि गौतम, अभी कहानी याद नहीं आ रहा है पूरा, उनका जब बायोग्राफी वाला में निकल है कि जब मरे थे ना, शायद जब उनको लेने के लिए ना लोग में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगा था लोग, ठीक ना। कुछ लोग ये माना था, वो पहले जो अपने आनंद बताया जो शीश पीछे वाला में कहे होते कि मरने के बाद जब तो उनका जो कुछ अवशेष टाइप होता है, मान लो राख टाइप या जो भी अंश के हुआ, तो उस सबको मतलब हर जगह पर अंश के रूप में बनाया गया। बस यही उनका आती है। आगे देखो, तो गंडक के पूर्वी तट पर बिहार के नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभिभूतपूर्व कीर्ति है। इसका मुकाबला जावा का बड़बूदर का मंदिर से ही कर सकते हैं। एक मंदिर के नाम है जावा, ठीक ना, वहाँ पर ही पड़ता है। ये मतलब कि जो सऊदी अरब टाइप वाला नाम बोलता है ना, उधर के वहाँ के मंदिर बदूर की मंदिर से कर सकते हैं। अभी तक इस काल का निर्णय नहीं हो पाया है, ठीक ना, कौन काल कहाँ से। आगे लाइन लिखते हैं कि जो मंदिर है ना, यानी कि गौतम बुद्ध का स्तूप कितना फीट ऊंचा है, तो 82 फीट ऊंचा है और 500 फुट वृत्ताकार है। खाली एगो फुट वाला पूछेगा, हाँ 1500, हाँ ठीक ना, तो ये पूछेगा कितना फीट ऊंचा वाला, तो 82 फीट ऊंचा है। आगे देख मूर्ति गौतम बुद्ध वाला, आगे सुनो। शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छात्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई है, ठीक ना। अब बौद्ध धर्म के भाषा के लिखे का तरीका बताया जाए कि पांडुलिपि में वहाँ पर लिखा गया कहाँ, कांसे के बर्तन पर। अब भोजपत्र यानी कि खिलाने वाला जो बर्तन हो रहा है उसका, और समय तक कांसे के। थोड़ी दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सीम स्तंभ है, ठीक ना, सीम, और वहाँ पर जगह पर इस जगह के नाम है, और वहाँ पर ही अशोक स्तंभ अभी भी खड़ा है जिस पर सिंह का। मेरे विचार से यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पर्श है इस लेख और उससे दक्षिण कुछ क्या आगे पढ़ दिया तू, अच्छा पढ़ते हैं। उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महापात्रों को जनता के प्रति, रे देखो, महापात्रों को जनता के प्रति वैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। यानी कि अशोक स्तंभ जो है उस समय के जो बहुत भयंकर राजा हुआ था, 8वां में था कलिंग का राज के बारे में, ठीक ना, जिसके बारे में अशोक के बारे में तू सब पढ़ा होगा, जो बहुत मारकाट किया, ठीक ना, लेकिन उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक,
ठीक ना, और बहुत बड़ा राजा बना था और बहुत शक्तिशाली भी था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के था। तो वही जो था तो अपना ना बहुत जगह ऐसा स्मारक बनाया, जिसमें से अशोक स्तंभ भी बनाया गया, जो हम लोग के आज भारत के अति राष्ट्रीय क्या और राष्ट्रीय उसको उठा राष्ट्रीय में भी काउंट कर दिया गया है। वही बोल रहे हैं, वहाँ पर ना बहुत जरा नोटिस पत्र के तरह लगल था, लिखल था कि महापात्र को जनता के प्रति, यानी कि उसके नीचे वाला सब मंत्री था, कि ना जनता के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो इसका आदेश है। ठीक, अगर पशुवध की मानी हाई गई है तो तत्कालीन कमिश्नर को अपने कर्तव्य और आदेश की याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर में गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे के दुख लेखों को देखते देखते मानो। तो कह रहे हैं कि अशोक उस समय जितना भयंकर नियम कानून लगा लेता और सब देख रहा था, वहाँ के जो महापात्र लोग था उस सब के लिए सूचना बना लेता कि सब करेगा। लेकिन अभी के तुलना कर रहे हैं कि अभी के कमिश्नर से, कि सुना कुछ बात, ठीक है, कि अभी के कमिश्नर से कर रहे हैं कि अभी के कमिश्नर से कुछ न कर सकते हैं। मानो 2200 वर्षों पहले के प्रतापी किंतु करुणादय स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। कह रहे हैं कि अभी भी चंपारण के क्षेत्र में कितना पुराना, 2200 पुराना है, लेकिन करुणाध्वर स्वर प्रतिध्वनि है, आज भी उनका ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, जिससे उनका राज चलाए उस सबको। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगा। और अधिकारी वर्ग की जितना भी ऑफिसर बन रहा है जो भ्रष्टाचारी कर रहा है, लेकिन उस समय अगर शौक था तो एकदम फांसी पर चढ़ा देता अगर कोई भ्रष्टाचारी निकलता हो। टाइम हो गया, 5 मिनट सोने दे थोड़ा, 5 मिनट में पेज खत्म करेंगे तो हम ना खत्म कर पाएंगे। अगला सुनो, नहीं अभी आ रहा है। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखना तोड़ी तक जाती है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन खाली रहेगा, ठीक ना। कौन सा नदी के नाम बताए, ठीक ना, अरे जगह के नाम है, भिखना तोड़ी तक जाती है, उस नदी का नाम है पंडई नदी। नाम है पंडई नदी। क्या नाम नदी का नाम बोली, पंडई नदी। कहाँ जाती है, भिखना तोड़ी तक। कहाँ से होते हुए, तो लौरिया नंदनगढ़ से रामपुरवा और भितरवा होते हुए नेपाल के पास तक जाती है, ठीक ना। जगह का नाम क्या है, भिखना थोड़ी, और नदी का नाम क्या है, पंडई नदी, नेपाल की नदी है। और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में उसके भिक्षुक जो भिक्षा मांगते हैं लुम्बिनी और नेपाल आए थे। तो यहाँ पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे या किस रास्ते से पूछता है या किस मार्ग से, ठीक ना, कहाँ आए थे, तो लुम्बिनी और नेपाल आए थे। तो ये लिखना है क्यों ना, भिखना तोड़ी से होते हुए पंडई नदी के किनारे किनारे लुम्बिनी और नेपाल आए थे, ठीक ना। सब्जेक्टिव बता रही है। तो गौतम बुद्ध किस रास्ते से आए थे या कौन मार्ग से आए थे, तो एगो मार्ग यह है कि लौरिया नंदन के रामपुरवा नदी की, रामपुरवा और भितरवा के होते हुए भिखना तोड़ी तक जो जाती है नदी, पंडई नदी, इसी नदी के किनारे किनारे आए थे और लुम्बिनी तक है। और फैयान और हेंगस्वान भी इसी पथ से आए थे, जो, ठीक ना, चीनी यात्री था। दोनों सब नेपाल से पहाड़ी इलाका होते हुए और अपना यहाँ, ऐसे तो उधर में आया था, लेकिन इसमें लिखा गया है कि कुछ इस तरह से नेपाल के कुछ रास्ते से होते हुए अपना यहाँ भारत में आने का वाला जो 2 यात्री है, फैयान और हेंगस्वान, इसी रास्ते था। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपा रही है। और वहाँ पर जितना टीला है खुदाई किया जा रहा है तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा है। चलो आगे वाला के, हाँ, पैराग्राफ खत्म हो गया क्या, भाई पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो ना गया। और